नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान। दर्शकों, थ्रोबैक थर्सडे में आज बहुत सारी चीज़ें हैं। आज हम वर्ल्ड पोस्ट डे मना रहे हैं और ये बहुत ख़ास दिन है हम सभी के लिए। और ये दिन जुड़ा हुआ है आपसे, हमसे, हम सब से, और इससे जुड़ी बहुत सारी यादें हैं और इस पर बातें हम बहुत सारी करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है और इस बदलते मौसम में इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि ट्रांजिशन के फेज़ में थोड़ा एक्टिव रहिए। इस बात का ख्याल रखिए कि आपको कहीं कोल्ड ना हो जाए, कोई बुखार ना हो जाए, सर्दी ना हो जाए। इससे बच करके रहिए और अगर इससे बच करके निकल जाते हैं तब तो खैर आप ठीक रहेंगे, नहीं तो दवाइयाँ लेनी पड़ सकती हैं आपको। और अगर अभी आपको वायरल हो रहा है तो आपको ज़रूर रेस्ट करना चाहिए, दवाई लेनी चाहिए। ये मत समझिएगा कि ये बुखार सिर्फ 3 दिन का है और ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा। आपको शायद इसके लिए मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर साथ ही साथ डॉक्टर का परामर्श भी आपको लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसी बात के साथ कार्यक्रम की शुरुआत, और कार्यक्रम की हर रोज़ की शुरुआत हम एक अच्छे से विचार के साथ करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है आज का सुविचार। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और जैसा कि आपको शुरू में ही बताया था कि आज का दिन जो है वो बहुत खास है। विश्व डाक दिवस आज हम मनाते हैं और डाक से रिलेटेड कई सारी आपकी नॉस्टैल्जिक मेमोरीज होंगी, जिसमें वो लाल रंग का डब्बा आपको हमेशा याद आता होगा जो दिखता होगा, डाकिया आपको खूब याद आता होगा, और साथ ही साथ वो जो डाक टिकट्स है वो भी कलेक्ट करते हैं बहुत सारे लोग। बड़े सारे लोगों को बहुत शौक रहता था कि वो डाक टिकट कलेक्ट करें, और चिट्ठियां लिखना जो है वो आपके दिल से जुड़ा रहा है। और तकनीक आज आ गई है, आज डिजिटल युग में हम आ गए हैं और अब लगता है कि हम किसी को मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं या सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं। लेकिन एक ज़माना ऐसा भी था जो चिट्ठियों का ज़माना था और उन्हीं चिट्ठियों से आप एक दूसरे से जुड़ते थे। चिट्ठियाँ आपको खूब हंसाती थी, रुलाती थी, गुड न्यूज़ देती थी, बैड न्यूज़ भी देती थी, लेकिन वो चिट्ठियाँ बहुत नॉस्टैल्जिक हैं आपकी और हमारी ज़िंदगी से। साथ ही साथ रक्षाबंधन पर भाई को राखी भेजनी हो या किसी को स्पीड पोस्ट करना हो या किसी को रजिस्टर्ड पोस्ट से कुछ पैसे ही क्यों ना भेजने हो, ये सारी ही चीज़ें आप डाक सेवा के थ्रू ही करते थे। और ये सेवा जो है सालों पहले शुरू हुई, जिसको हम भारतीयों ने अपनाया और आज के इस दिन को हम मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस डाक प्रणाली से जुड़े सभी कर्मियों को और साथ ही साथ देशवासियों को इस दिन की हार्दिक शुभकामनाएं और खूब सारी बधाई। और इसी विषय पर आज हम चर्चा भी करेंगे और चर्चा करने के लिए आज कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद ही खास मेहमान, जो हमको पोस्ट के बारे में यानी डाक के बारे में खूब डिटेल में बताएंगे और बताएंगे कि कैसा रहा है इसका इतिहास। और अब जब तकनीक इस तरीके से आगे बढ़ गई है, हम डिजिटल युग में आ गए हैं, तो इस तरीके से कैसे पोस्ट ऑफिस ने भी अपने आप को खूब बदला है और जो डाक कर्मचारी हैं उन्होंने भी अपने आप को कितना बदला है। और जिनसे हम आपका परिचय करवाने वाले थे, आइए उनसे अब मुलाकात कर ही लेते हैं, बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके बारे में, और साथ ही साथ विश्व पोस्ट दिवस के बारे में भी उनसे खूब सारी जानकारी लेंगे। आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं पवन कुमार, जो डायरेक्टर हेडक्वार्टर बिहार पोस्टल सर्कल हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। शुक्रिया मैम। सर, सबसे पहले हम आपसे यही समझना चाहते हैं कि आप इस सर्विस में कैसे आए और किस तरीके से आपने पोस्टल सर्विस को, क्या आपने चुना या शायद पोस्टल सर्विस ने आपको चुना है? इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूँ कि आज विश्व डाक दिवस है और इस अवसर पर तमाम दर्शकों को, सभी को विश्व डाक दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और जहाँ तक आपका खूबसूरत सवाल है कि डाक विभाग ने मुझे चुना या मैंने डाक विभाग को चुना, तो शायद डाक विभाग ने भी मुझे चुना होगा और मैंने भी डाक विभाग को चुना, क्योंकि जो हम लोग यूपीएससी की प्रतिष्ठित परीक्षा सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में आपको अपना प्रेफरेंस देना होता है सर्विस की। तो जाहिर तौर पर पोस्टल सर्विस जो ऊपर टॉप प्रेफरेंस में से एक था मेरा।
और मेरा जो रैंक था यूपीएससी के रिजल्ट के बाद रैंक और प्रेफरेंस दोनों के अनुसार ही सर्विस अलॉट होता है। तो मुझे उसके अनुसार पोस्टल सर्विस अलॉट किया गया जी। और पोस्टल सर्विस मेरे लिए तो सब कुछ है। पोस्टल सर्विस को मैंने चुना ही है और पोस्टल सर्विस ने शायद मुझे चुन ही लिया है अब। बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि शायद नियति आपको लेकर के आ जाती है उस जगह पर, क्योंकि शुरुआती आपकी जो पढ़ाई लिखाई है या शिक्षा दीक्षा है, जितना कि हम आपके बारे में जानते हैं, वो कुछ और ही रहा। आप एज ए टीचर प्रोफेशन में थे और उसके बाद से आप इस तरीके की सर्विस में आए। एक और हम आपसे बात समझना चाहते हैं सर, चूंकि ये दिन बहुत बड़ा है, वैश्विक स्तर पर हम इसे मनाते हैं। विश्व डाक दिवस मनाने की शुरुआत कैसे हुई और क्यों लगा कि इस दिन को मनाने की अब ज़रूरत है? डाक प्रणाली की वैश्विक सामाजिक और आर्थिक महत्ता को रेखांकित करने के लिए विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। और ये एक सर्वविदित तथ्य है कि 1874 ईस्वी में एक बड़े संगठन के रूप में, हालांकि उस समय तो इसका आकार उतना बड़ा नहीं था, लेकिन आज की तारीख में दुनिया में जो सबसे बड़े संगठन विद्यमान हैं, अस्तित्व में हैं, उसमें ये दूसरा संगठन है। सबसे पहले बड़े संगठनों में विश्व टेलीकॉम संगठन 1865 में स्थापित हुआ था। उसके बाद 1874 ईस्वी में आज ही के दिन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई। लेकिन लंबे समय तक इस दिन को इस रूप में मनाया नहीं जाता था। लेकिन 1969 ईस्वी में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जापान के टोक्यो में, और वहाँ ये तय किया गया कि ये बहुत हम सबके लिए, पोस्टल फैमिली के लिए और पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि दुनिया का हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से पोस्टल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी रूप में उसकी योजनाओं को लेकर के, उसकी सेवाओं को लेकर के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। तो इतने महत्वपूर्ण जो संगठन है और दुनिया का जो सबसे पुराने संगठनों में से एक है और विस्तृत संगठन है और जिसका लोगों के जीवन में दखल है, उस संगठन के गरिमापूर्ण इतिहास को बताने के लिए, उसकी महत्ता को बताने के लिए ये ज़रूरी है कि इस दिन को पूरी दुनिया में मनाया जाए। और इसलिए ये तय हुआ। उसके बाद प्रत्येक वर्ष हम लोग वर्ल्ड पोस्ट डे के रूप में मनाते हैं और इसके अगले दिन भारत में हम लोग राष्ट्रीय डाक दिवस के रूप में 10 अक्टूबर कल जो है जी, उसको हम लोग राष्ट्रीय डाक दिवस के रूप में मनाते हैं और पूरे हफ्ते लगभग डाक सप्ताह के रूप में हम लोग मनाते हैं, क्योंकि डाक की सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण है और इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा ये तय किया गया कि पूरे सप्ताह हम लोग प्रति वर्ष डाक सप्ताह के रूप में मनाते हैं। जी जी। और मुझे लगता है कि सर ये एक अच्छी बात है, क्योंकि एक दिन में इस सेवा को हम समेट भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सेवा इतनी बड़ी है और इतनी विस्तृत है कि उसके लिए पूरा हफ्ता क्या पूरा महीना भी हम उसे डेडिकेट कर सकते हैं। एक और बात आपसे समझना चाहती हूँ सर, अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि रजिस्टर्ड पोस्ट की जो सेवा है उसको बंद कर दी गई। क्या कारण रहा उसको बंद करने का? शायद ये कहना उचित नहीं होगा कि रजिस्टर्ड सेवा बंद कर दी गई है। इसको अलग स्वरूप में, अलग रूप में, अलग कलेवर के साथ, अलग चेहरे के साथ, अलग भावभंगिमा के साथ प्रस्तुत किया गया है। अच्छा। आज भी लेकिन आम जनता में आपने सही प्रश्न ये पूछा, लोगों को कई रोज लोग पूछते हैं कि ये तो बहुत पुरानी सर्विस थी और क्यों डिसकंटिन्यू कर दिया, बहुत विश्वसनीय सर्विस थी, इसको डिसकंटिन्यू क्यों कर दिया गया? तो डिसकंटिन्यू नहीं किया गया है, इसको नए कलेवर के साथ, जैसा कि मैंने कहा, प्रस्तुत किया गया है और स्पीड, इसका रेट में इसका जो दरें हैं उसको परिवर्तित किया गया है और आज भी रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट की सेवा उपलब्ध है। स्पीड पोस्ट की जो सर्विस है और रजिस्टर्ड पोस्ट की जो सर्विस है, इसमें मौलिक अंतर ये है कि स्पीड पोस्ट जो है वो एड्रेसी स्पेसिफिक नहीं होता है, एड्रेस स्पेसिफिक होता है। मतलब कि यदि आपके नाम से कोई खत आया और ये स्पीड पोस्ट है तो आपके माता पिताजी या घर में कोई भी परिजन है तो उसको पोस्टमैन डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन रजिस्टर्ड पोस्ट की सबसे बड़ी खासियत जो है, कई खासियतों के साथ साथ, कि वो एड्रेसी स्पेसिफिक होता है। मतलब यदि रचना मैडम के नाम से चिट्ठी आई है तो रचना मैडम के हाथ में ही डिलीवर होना है, व्यक्ति विशेष। जी जी मैम। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण अंतर है। तो ये सर्विस अभी भी है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कैसे ये प्रचारित हो गया कि ये सर्विस बंद कर दी गई है। जी, जी, इसका रूप परिवर्तित जरूर हुआ है। जी बिल्कुल। और हालिया दिनों में काफ़ी खबरें इससे जुड़ी हुई आ रही थी, तो हमारे अंदर भी ये कौतूहल था और मुझे लगता है दर्शक भी ज़रूर ये जानना चाहते होंगे। तो मुझे लगता है आज उनके सवाल का उनको जवाब मिल गया होगा
कि स्पीड पोस्ट के थ्रू और उसको नए तरीके से, नवीन तरीके से उसको प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। सर, आज के समय में जब हम ई कॉमर्स कंपनीज का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे राखी जो थी हम पहले उसको पोस्ट से ही भेजा करते थे, बड़ा बड़ा एक नॉस्टैल्जिया है उससे जुड़ा हुआ, लेकिन अब चूंकि समय दौर इस तरीके से बदल गया कि अब हम उसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू भी एक दूसरे को भेज लेते हैं। तकनीक के इस बदलते हुए समय में डाक विभाग को या पूरी पोस्टल सर्विस को आप कैसे देखते हैं? क्या बड़े बदलाव आए हैं वहां पे और किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा है तब से जब से आपने जॉब ज्वाइन की? परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है और जो संस्था, जो संगठन अपने को बदल नहीं पाता उसका अस्तित्व तो खतरे में होता ही है। तो डाक विभाग ने कैसे तेजी से अपने आप को बदला है, ये एक बेहतरीन उदाहरण है। मैं 15 साल से लगभग इस सेवा में हूँ और जिस समय हम लोग सर्विस ज्वाइन किए थे और आज 2025 में कितना बड़ा परिवर्तन आया है, कितनी बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं, इसको घंटों रेखांकित किया जा सकता है, इस पर घंटों बात किया जा सकता है, लेकिन कुछ मुख्य बिंदुओं को मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकता हूँ कि उस समय ये धारणा थी, आम धारणा थी कि अब तो चिट्ठी लिखना लोग बंद कर दिए, तो पोस्टल नेटवर्क धीरे धीरे संकुचित होता जाएगा, इसके स्टाफ की नई बहाली नहीं होगी, जो पोस्ट ऑफिस पहले से अस्तित्व में है उसको धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा। जैसा कि कई बार सरकारी संस्थानों में देखा गया है कि तेजी से विनिवेशीकरण किया गया है, डिसइन्वेस्टमेंट किया गया है, एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े PSU जो हैं उसमें डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, कई को पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में दे दिया गया है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर लोगों के मन में ये शको-शुबात है कि पोस्टल का काम भी तो दूसरा कोई कर सकता है, कुरियर कर रहा है, बैंकिंग संस्थान कर रहे हैं, बाकी कई विकल्प उपलब्ध हैं। लेकिन आपको जानकर खुशी भी होगी, आश्चर्य भी होगा कि भारत सरकार की कोई भी एजेंसी नहीं है जिसका अस्तित्व गांव में होता है, पंचायत में होता है। आप सोच के देख लीजिए, यदि आपको समय चाहिए तो भारत सरकार के नाम पे गांव पे यदि कोई प्रतिनिधि है तो पोस्टल डिपार्टमेंट है। पोस्टल डिपार्टमेंट पूरे दुनिया में 6,40,000 पोस्ट ऑफिस हैं, जिसमें 1,65,000, 25% से भी ज़्यादा केवल भारत में है। मतलब जितने पंचायत हैं हर पंचायत में पोस्ट ऑफिस है और भारत सरकार की इकलौती संस्था के रूप में वो वहाँ उपलब्ध है। और आज की तारीख में भारत सरकार दूसरे मंत्रालय के भी यदि किसी योजना को गांव तक पहुंचाना होता है, पंचायत तक पहुंचाना होता है, जन जन तक पहुंचाना होता है, घर घर तक पहुंचाना होता है, तो उसके लिए पोस्टल डिपार्टमेंट की ओर मुखातिब होती है सरकार। और चूंकि नेटवर्क इतना बड़ा है, रीच इतना बड़ा है, 4.5 लाख से ज़्यादा स्टाफ हैं, रेलवे के बाद सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है सिविल डिपार्टमेंट के रूप में। और दूसरा, आपने ये बोला कि बदलाव क्या हुआ है, तो कई तरह से बदलाव हुआ है। पहला तो बदलाव यही हुआ है कि जो ये धारणा थी कि ये डिपार्टमेंट संकुचित होगा, ये धारणा बिल्कुल अच्छी तरह से गलत साबित हुई है। और गलत इस रूप में भी साबित हुई है कि 2-3 साल के अंदर नए 5,000 से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस खुले हैं। ये कितना आश्चर्य का विषय है। जब जमाने में ये लग रहा था कि ये बंद होगा, नए खुले हैं केवल 2-3 साल में, और मौजूदा सरकार ने खोला है। और इसके अलावा नए 10,000 से ज्यादा नए पोस्ट सैंक्शन हुए हैं। ये नहीं कि जो आपका स्टाफ है उसी से अपना काम चलाइए, हम तो पोस्ट ऑफिस को खोल दिए। भी हुई। इसके अलावा जो टेक्निकल अपग्रेडेशन हुआ है, आज की तारीख में IT 2.0 इसी साल में परिणत किया गया है और उसके चलते बहुत तेजी से हम लोग कार्यों का संपादन कर रहे हैं। सरकार भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रही है डिपार्टमेंट में। डिसइन्वेस्टमेंट के इस दौर में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में सरकार बहुत भारी मात्रा में राशि यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, लोगों की नियुक्ति कर रही है और टेक्निकल अपग्रेडेशन कर रही है। और दूसरे विभाग की योजनाओं को हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी डाली जा रही है कि चूंकि आप गांव में भी उपस्थित हैं, आप गांव में भी बैठे हैं, तो आप परंपरागत तौर पे तो मेल डिलीवरी करते ही हैं, पार्सल डिलीवरी करते ही हैं और बैंकिंग सेवाएं दे ही रहे हैं, इंश्योरेंस सर्विस हम दे रहे हैं। हम आज हर जिले में हमारा लगभग पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खुल गया है। पहले पासपोर्ट बनाने के लिए दरभंगा, किशनगंज के, औरंगाबाद के लोग कितना दूर है यहाँ से, उनको पटना आना पड़ता था। आज की तारीख में हर जिले में लगभग
पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र है। आरा के लोग आरा में अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं, कैमूर के लोग कैमूर में अपना पासपोर्ट बना सकते हैं। दूसरे राज्य के साथ भी ये बातें लागू होती है। तो इसी तरह से आधार जो बहुत सेंसिटिव दस्तावेज है, गरीबों के लिए सबसे बड़ा हथियार है। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसको प्राप्त करने का एक माध्यम है। और आधार चूंकि उसका मिसयूज भी हो सकता है, उसको गलत तरीके से भी बनाया जा सकता है। तो सरकार को भरोसा है पोस्टल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो इसलिए बहुत पहले ही ये पोस्टल डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी दे दी गई कि आप आधार, नया आधार बनाने का काम, आधार अद्यतन करने का काम या उसमें जो भी संशोधन होता है वो करने का काम हम करेंगे। उसके अतिरिक्त और भी कई तरह की रिटेल सेवाएं हम दे रहे हैं। गंगा जल जो हरिद्वार और ऋषिकेश का पवित्र गंगा जल है, दुर्लभ गंगा जल है, उसको पोस्ट ऑफिस में आकर के लोग प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा। और उसके अतिरिक्त और भी कई तरह की जो हमारे फिलिटली की सेवाएं हैं, माई स्टैम्प की सेवाएं हैं, तो सैकड़ों सेवाएं हैं जो आज की तारीख में, तो यदि किसी एक्सपोर्टर को दुनिया में कहीं भी एक्सपोर्ट करना है, और खास करके छोटे एक्सपोर्टर को, बड़े एक्सपोर्टर को तो बड़े लोगों को बहुत चीज़ें पता रहती है, सरकार की सेवाओं के बारे में, सरकार की सुविधाओं के बारे में, लेकिन जो छोटे एक्सपोर्टर हैं उनको पता नहीं है कि हम सासाराम में बैठ करके कैसे अमेरिका में किसी वस्तु का निर्यात कर सकते हैं। तो उनको पोस्ट ऑफिस में चले जाना है या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करना है और उनके किसी भी उत्पाद को, किसी भी सामग्री को पोस्टल जो नेटवर्क है, जो हमारा डाक निर्यात केंद्र है, उसके माध्यम से दुनिया के किसी भी देश में हम लोग भेज सकते हैं। और बिहार के और लगभग भारत के हर जिले में ये भी सेवा उपलब्ध है। तो एक्सपोर्ट का भी हम काम कर रहे हैं। तो इस तरह से और भी कई तरह के, आपने देखा होगा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जब चल रही थी, मतलब भारत सरकार की दूसरे मंत्रालय, सारे मंत्रालयों की जो योजनाएं थी उसको जन जन तक पहुंचाना था, ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो सके, लोग जान सकें कि सरकार क्या क्या करती है उनके लिए। तो उसको गांव में पहुंचाने की बात जब हुई तो जाहिर तौर पर पोस्टल डिपार्टमेंट की ओर लोगों का ध्यान गया कि गांव में तो ये बैठे हुए हैं पहले से ही, तो ये ज़्यादा बेहतर लोगों को बता सकते हैं, पहुंचा सकते हैं इन सेवाओं के बारे में। उसी तरह से हर घर तिरंगा अभियान चला, कई सालों से लगातार चल रहा है अमृतकाल में। तो हर घर तक झंडा कौन पहुंचाएगा? कपड़ा मंत्रालय का इतना बड़ा तो रीच है नहीं कि कपड़ा मंत्रालय पूरे गांव गांव में पहुंचा देगा। तो पोस्टल डिपार्टमेंट ने काम किया। उसी तरह से इस अमृतकाल में एक अमृत वाटिका बना है इंडिया गेट के परिसर में। अच्छा। उसमें सरकार की ये योजना थी कि हर घर से मिट्टी कलेक्ट करना है। मतलब 30 करोड़ लगभग देश में हाउस होल्ड होंगे और हर घर से मिट्टी कलेक्ट करना है, हर गांव से मिट्टी कलेक्ट करना है। तो भारत सरकार की कौन एजेंसी है जो हर गांव में जाएगी, हर घर में जाएगी? तो वो काम पोस्टल डिपार्टमेंट ने बखूबी किया। तो इस तरह से बहुत घंटों, जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग बात कर सकते हैं कि कैसे पोस्टल डिपार्टमेंट ने अपने आप को बदला है, और 15 साल पहले या उससे भी पहले क्या था उसका रूप, और आज उसका क्या रूप है, आज उसकी क्या तस्वीर है, और आज एक कितने बड़े संगठन के रूप में और जनता के लिए कितनी उपयोगी संगठन के रूप में अपने आप को डाक विभाग ने प्रस्तुत किया है। ये सारे तथ्य इस बात की गवाही देते हैं, इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं, इस तथ्य को बखूबी रेखांकित करते हैं कि पोस्टल डिपार्टमेंट की प्रासंगिकता घटी नहीं है बल्कि बढ़ी है। चिट्ठियों के, जब एक ज़माना था कि उस समय चिट्ठियों का एक अधिकार था, 1898 का जो पोस्टल एक्ट था उसके तहत पोस्टल डिपार्टमेंट को मोनोपोली था, एक अधिकार था। बाकी कोई भी कुरियर कंपनी चिट्ठी पहुंचाने का काम नहीं कर सकती थी। भले चोरी छुपे लोग करते थे, उसको 10 चिट्ठी को एक साथ जोड़ करके उसको बंडल बना करके उसको मान लेते थे कि ये चिट्ठी नहीं है, पार्सल हो गया। तो एक दूसरा रास्ता या गलत रास्ता जो भी है, लेकिन लंबे समय तक एक अधिकार था। आज जब 1923 में नया पोस्टल एक्ट आया तो अब जरूरत नहीं है कि, अब तो जाहिर तौर पर सबको मौका मिलनी चाहिए। यदि दूसरी भी कोई एजेंसी सक्षम है कि ये काम कर सकती है तो हमारे पास और भी सैकड़ों काम है जो हम कर रहे हैं। तो ये अब तो दूसरे मतलब कंपनी, दूसरी कुरियर कंपनी भी ये काम कर सकती है, चिट्ठी पहुंचा सकती है। और 1924 से जो कार्य रूप में परिणत है पोस्टल एक्ट, उसमें कई संशोधन किए गए हैं। तो इस तरह से बहुत हर आयाम बदला है पोस्टल डिपार्टमेंट का। यानी पोस्टल सर्विस ने भी किसी को रोका नहीं है, स्मूथ करने की कोशिश की गई है। और जैसा कि अभी आप बता रहे थे, मतलब ग्रामीण भारत तक जो पहुंच है पोस्टल सर्विस की, और उसके साथ साथ जैसा कि अभी आप चर्चा कर रहे थे कि एक्सपोर्ट और बाकी सारी चीज़ें, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये किस तरीके से एक्टिव है और कितनी सारी इसकी रिटेल की जो योजनाएं हैं, इस पर अभी हम चर्चा कर रहे थे। एक और बात हम आपसे समझना चाहेंगे सर, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत के बाद से क्या बदलाव देखने को मिला है आपको?
दिन प्रतिदिन भारतीय डाक ने अपने आप को हाईटेक किया है, डिजिटल किया है, और उसका एक खूबसूरत उदाहरण है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। अभी 7-8 साल पहले ही ये अस्तित्व में आया है, और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अस्तित्व में आने के बाद केवल बिहार में 1.25 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। मतलब यहाँ भी जितने हाउस होल्ड हैं, लगभग हर घर में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक दाखिल हो चुका है, किसी न किसी रूप में मौजूद है। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के तहत जो हमारे खाते खोले जाते हैं, उसमें किसी भी कागज की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। आपको अपना आधार नंबर याद है, और हम लोग अपना थंब इम्प्रेशन तो लेके चलते ही हैं, अंगूठा। तो उसको बायोमेट्रिक पे अपना थंब इम्प्रेशन लगाना है, और वो अकाउंट पेपरलेस है, अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा। और पूरी उसमें पारदर्शिता है, क्योंकि कई बार जो हम लोग पासबुक के जरिए अकाउंट होता है, उसमें पासबुक में धोखाधड़ी भी कई एजेंसियों के द्वारा होता है। और घर के लोग भी कई बार अपने माँ बाप को दूसरे तरीके से ये करके उसका मिसयूज कर लेते हैं। की एक संभावना रहती हाँ, है लेकिन उसमें। ये तो मतलब हाईटेक और डिजिटल प्लेटफॉर्म है पूरा, और इसमें जब तक उस व्यक्ति का थंब इम्प्रेशन नहीं लगेगा तब तक पेमेंट नहीं होगा। अच्छा। यदि किसी कारण से थंब इम्प्रेशन, बुजुर्ग लोगों में कई बार वो उस तरह की इश्यू आते हैं, इम्प्रेशन नहीं आता तो है। उसमें फिर ओटीपी आएगा। ओटीपी भी आप ही के मोबाइल पे आएगा, आप ही को आएगा। जब तक आप ओटीपी नहीं बताएंगे, नहीं शेयर करेंगे, तब तक उस पैसे की निकासी नहीं हो सकती है। तो इस तरह से जहाँ भारत जैसे देश, जहाँ अभी भी अशिक्षा तो है ही, और कई लोग उतने अवेयर नहीं हैं, और वित्तीय शिक्षा तो ज़्यादा है अभी भी। तो ऐसे दौर में, ऐसे माहौल में इस तरह की सेवा देना अपने आप में एक क्रांति से कम नहीं है। और ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक केवल अकाउंट खोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इस अकाउंट से आप बिजली बिल पेमेंट कर सकते हैं, पानी बिल पेमेंट कर सकते हैं, और ये कई तरह की बिल में सेवाएं उपलब्ध है। आप ऑनलाइन दूसरे के अकाउंट में पैसे का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पहले जो होता था, बहुत पहले पोस्ट ऑफिसों में जाकर खड़ा होना पड़ता था, इंतजार करना पड़ता था। अब तो व्यक्ति अपना खुद वो एप्लीकेशन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का है, उसको डाउनलोड करके अपना ट्रांजैक्शन खुद भी कर सकता है। अच्छा। और यदि उसको दिक्कत है तो फिर हम तो हर पंचायत में बैठे ही हुए हैं, और हर घर के बगल में ही है, पोस्ट ऑफिस तो है ही। यूपीआई सेवा भी है सर उससे जुड़ी हुई? जी जी मैम। अच्छा। और इतना ही नहीं, उसके अलावा इसमें और भी ये है कि एक टोल फ्री नंबर है। अच्छा। 155299, उस पर कॉल करके कोई भी पोस्टमैन को घर में बुला सकता है। अच्छा। और आप ये सोचिए, पहले एक बात कही जाती थी कि डाकिया डाक लाया, गाने में भी हम लोग सुनते थे। तो आज वो डाकिया डाक लेके केवल नहीं जाते हैं, बल्कि वो बैंक लेके जा रहे हैं। तो ये मतलब बहुत, जिनको पता नहीं है उनको लगता है कि अच्छा ये सब इतना बड़ा बड़ा काम हो गया, हमें पता नहीं है। तो रातों रात जब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अस्तित्व में आया, तो भारत या दुनिया के इतिहास में कभी भी ऐसी घटना नहीं घटी होगी कि एक दिन में लगभग 2-3 लाख नए बैंक अस्तित्व में आ गए। हाँ। क्योंकि जो हमारे पोस्टमैन थे वो तो अपने आप में बैंक बन गए। उनके पास जो डिवाइस है, वो उसके थ्रू वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो वो तो चलते फिरते बैंक हैं। और जो पोस्टमैन का मैंडेट है, पोस्टमैन की जो कर्तव्य है, उनकी जो ड्यूटीज है, उनको हर गली का सैर करना होता है रोज। अच्छा। ऐसा नहीं है कि इस गली में केवल एक आर्टिकल है, केवल एक मेल है तो 5 दिन बाद जाएंगे, उनको तो जाना है उस गली में। तो हमारा जो पोस्टमैन है वो पूरे नक्शे की परिक्रमा रोज कर रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो वैसे भी वो उस गली से, आपके घर के सामने से रोज उनको गुजरना है लगभग। तो यदि कोई कॉल करे, कोई बैंकिंग सेवा लेना चाहे, तो उनके घर पे भी जाकर, जो अच्छा। मतलब खुद सक्षम कई लोग नहीं होते हैं कि वो एप्लीकेशन को यूज करें या डिजिटल ट्रांजैक्शन करें, तो वो पोस्टमैन जो हमारे हैं, जो जिनका काम ही है फील्ड सर्विस देना जी, उनकी सेवा लेकर के और वो बैंकिंग सर्विस अपने घर में हासिल कर सकते हैं। और ये आश्चर्य का विषय और भी है कि यदि कोई आईसीयू में भर्ती है तो वहाँ भी उसके पैसे की निकासी की जा सकती है। अच्छा। क्योंकि हमें तो थंब इम्प्रेशन से मतलब है। हाँ। और वो उसका थंब इम्प्रेशन यूज करके हम उसको वहाँ भी पैसा दे सकते हैं। तो कोरोना के टाइम में जब पूरी यातायात की साधन जो थे उसको स्थगित कर दिया गया था, प्लेन और ट्रेन सब कुछ रोक दिया गया था, उस समय भी पोस्ट ऑफिस तो एसेंशियल सर्विस में आता है तो खुले ही थे। तो लोगों ने कितना यूज किया है इस डिपार्टमेंट के सेवाओं को, खास करके आईपीपीबी की सेवाओं को। हाँ। क्योंकि जो एटीएम थे वहां भी तो संक्रमण का खतरा था। हाँ। क्योंकि एक ही एटीएम में हजारों लोग जा रहे हैं, किसको पहले से कोरोना हुआ है। लेकिन जो हमारे पोस्टमैन है वो जो बायोमेट्रिक डिवाइस लेके चल रहे हैं, एक व्यक्ति का ट्रांजैक्शन हुआ उसके बाद उसको सैनिटाइज किया, तो वो तो फुल प्रूफ सिस्टम है। वहां पे तो कोई संक्रमण की संभावना है नहीं जी। तो उसको मतलब खास करके हम लोगों ने देखा कि उस कोविड-19 के पीरियड में कितनी मतलब डाक विभाग ने लोगों की सहायता की, लोगों की खिदमत की।
और मतलब अपने अस्तित्व की सार्थकता को प्रमाणित किया। हाँ। कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जिस सोच के तहत सरकार ने गठित किया था, और कई उस हर जब संगठन हर संस्था अस्तित्व में आता है तो कई तरह के शक-व-शुबात होते हैं, लेकिन उन सारे शक-व-शुबात को निर्मूल साबित किया और बहुत बड़े स्तर पर रोज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा हम लोगों की सहायता कर रहे हैं। और लोगों का केवल बैंकिंग सर्विस नहीं दे रहे हैं, बैंकिंग सर्विस तो एक आयाम है ही, उसके अलावा लोगों को वित्तीय सशक्तिकरण में कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। लोगों को एक आत्मविश्वास होता है कि मेरा बैंक में अकाउंट है और ये मेरा अकाउंट है। पहले मेरे घर पे किसी गार्जियन का अकाउंट था, अब ये मेरा अकाउंट है। खास करके महिलाओं ने खूब अकाउंट खुलवाया है सर। जी हाँ। तो महिलाओं में वो आत्मविश्वास की जो भावना कि मेरा अब अकाउंट है, मुझे आता है कि मैं पैसा जमा भी कर सकती हूँ, मैं पैसा की निकासी भी कर सकता हूँ, इस पैसे को अपने सुविधानुसार अपने आवश्यकता अनुसार इसको यूज भी कर सकते हैं। इस पैसे पे कोई प्रभाव नहीं जमा सकता है, कोई कब्जा नहीं कर सकता है, कोई हमें बहला फुसला नहीं सकता है। तो ये वित्तीय सशक्तिकरण का भी एक बहुत बड़ा माध्यम साबित हुआ है। जी, मैं चाहूंगी कि आप टोल फ्री नंबर एक बार फिर से बता दीजिए। 155299। अच्छा, ठीक है। इस नंबर पे कॉल करके आप कई तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। जी जी सर, माई स्टैम्प स्कीम के बारे में मैंने पढ़ा और बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। क्या है ये स्कीम और कैसे इससे जुड़ सकते हैं हम? स्टैंप मतलब टिकट, डाक टिकट होता है, और माई स्टैम्प मतलब मेरा डाक टिकट, मेरा टिकट मतलब एक तरह से। तो स्टैम्प पे हम लोग बड़े बड़े महापुरुषों के, अजीम शख्सियतों के नाम देखते हैं, उनके तस्वीरें देखते हैं जी। और भी कई तरह के जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण जो वनस्पति जीव जंतु का भी डाक टिकट जारी होता है जी। तो लेकिन यदि हम अपने भारत के पहले प्रधानमंत्री का डाक टिकट पे हम देखते आए हैं तस्वीर, और अचानक कोई अपनी तस्वीर उसी डाक टिकट पे देखे एक तरह से, तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा। तो ये सुविधा उपलब्ध है डाक विभाग में कि कोई भी माई स्टैम्प की सुविधा प्राप्त कर सकता है, अपना एक तरह से डाक टिकट बनवा सकता है। अच्छा। और उसको जैसे जो स्टैम्प होता है, जो डाक टिकट होता है, जिस रूप में वो यूज होता है उसी रूप में इसका भी, उसी तरह से इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम कहीं पार्सल भेज रहे हैं, कोई आर्टिकल भेज रहे हैं, राखी भेज रहे हैं, कुछ भी भेज रहे हैं, तो उस पे कई बार हम डाक टिकट लगाते हैं, तो उस पे जो अपने तस्वीर वाला टिकट है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और केवल 300 रुपए में ये सुविधा उपलब्ध है और सारे महत्वपूर्ण डाकघरों में ये सुविधा उपलब्ध है। अच्छा। तो ये तो कई बार जिनको पहले से पता नहीं है, वो जब अब अचानक अपनी तस्वीर देखते हैं तो उनको लगता है कि ये कैसे जादू हो गया। हम तो स्टैम्प कलेक्ट करने वाले रहे हैं, तो हमने खूब स्टैम्प कलेक्ट किया, लेकिन स्टैम्प पे अपनी ही तस्वीर जो है बड़ी सरप्राइजिंग लगती है और ये बहुत कमाल की बात है। और अपनी कोई भी बनवा सकता है सर? कोई भी बनवा सकता है। अच्छा। उसकी अनुमति से, उसकी अनुमति होनी चाहिए। ठीक है। यदि आपका माई स्टैम्प में बनवा रहा हूँ तो आपकी सहमति होनी चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और जिंदा व्यक्ति होना चाहिए। ओह अच्छा, ये भी जरूरी चीज है। वो आप तभी तो सहमति प्रदान कर सकते हैं, नहीं तो उसका मिसयूज भी हो सकता है कई तरह से। उसको कई तरीके से किसी का गलत तस्वीर बना करके किसी का और कुछ उद्देश्य की तहत भी आदमी उसको कर सकता है, तो इसलिए उसकी सहमति आवश्यक होती है। क्या एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स उसके लिए जरूरी हैं सर? बस आपकी सहमति हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा। और उसके लिए जो निर्धारित राशि है वो होना चाहिए, जो आपने कहा कि 300 रुपए। हाँ, उसको गिफ्ट के रूप में भी, गिफ्ट आइटम के रूप में लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। किसी दोस्त के जन्मदिन पर लोग जा रहे हैं तो उसका माई स्टैम्प बना करके, और उसको भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है कि उसकी तस्वीर को इस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। जी, जी, जी। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है पोस्टल डिपार्टमेंट की। बहुत इंटरेस्टिंग है सर, मुझे लगता है कि, और अगर हम यहाँ पटना में चाहेंगे तो जीपीओ से हम इसे बनवा सकते हैं। कहीं भी, हर जिले में ये सुविधा उपलब्ध है। अच्छा। और देश के हर बड़े पोस्ट ऑफिस में ये सुविधा उपलब्ध है। जी, एक और बात आपसे समझना चाहते हैं सर कि ई कॉमर्स कंपनियों के साथ ये जो डाक विभाग का जो कोलैबोरेशन रहा है उसे आप कितना सफल मानते हैं? जितनी भी देश की और दुनिया की बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, तो वो जो कंपनियां होती है वो अपने फायदे के लिए वो अस्तित्व में है, और लेकिन जो सरकारी विभाग होता है वो लाभ कमाने के लिए नहीं होता है। जी, जी। वो उसका एक सोशल ऑब्लिगेशन होता है, लोगों की भलाई के लिए होता है, लोगों का कल्याण के लिए होता है। जैसे जितने भी सरकारी स्कूल हैं वो इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि उनकी आमदनी होती रहे सरकार की, या जो सरकारी अस्पताल हैं वो आमदनी के लिए नहीं बनाए गए हैं, लोगों की सहायता के लिए बनाए गए हैं। तो उसी तरह से ये पोस्टल डिपार्टमेंट का भी सोशल ऑब्लिगेशन है, और
उस सोशल ऑब्लिगेशन के तहत हमें हर छोटे से छोटे गांव में, हर दुर्गम से दुर्गम इलाके में, हर उस क्षेत्र में जाना है जहां दूसरे एजेंसी के लिए, दूसरे संस्थान के लिए, व्यक्ति के लिए भी जाना मुश्किल है। हम सियाचिन में जाना बहुत मुश्किल है। वहाँ पे कोई कुरियर कंपनी यदि कोई एक चिट्ठी लेके जाए तो जिस उद्देश्य से वो खड़ी है कंपनी, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती है। लेकिन चूंकि डाक विभाग भारत सरकार का एक विभाग है और उसका ये मैंडेट है कि उसको हर घर तक सेवा पहुंचानी है। जो देश के 140 करोड़ लोग हैं उन तक सेवा पहुंचानी है। किसी गांव में यदि केवल 100 लोग हैं और वो बहुत दुर्गम इलाका है, वहाँ जाने में बहुत खर्च है, तो पोस्टल डिपार्टमेंट ये नहीं कर सकता है कि इसमें तो हमारा नुकसान होगा। तो इसलिए बड़ी कंपनियां जो है, जो उनके लाभ वाले सेक्टर होते हैं, वहाँ तो खुद उनका अपना चैनल होता है कई बार। लेकिन जो दुर्गम इलाके होते हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं, जो हमारा जम्मू कश्मीर का इलाका है, पहाड़ी एरिया है, या भारत के जो गांव के इलाके हैं, वहाँ पे उनका अपना नेटवर्क नहीं होता है। तो हमारे साथ उनका टाई अप होता है। जितनी भी बड़ी कंपनी है, अमेजॉन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, स्नैपडील हुआ, कई बार गाँव में लोगों को लगता है कि हमने अमेजॉन से ऑर्डर किया था, तो जो डाकिया, उनको लगता है कि ये डाकिया अमेजॉन के आदमी हैं, लेकिन वो डाकिया भारत सरकार का आदमी होते हैं, वो डाक विभाग के आदमी होते हैं। तो इस तरह से जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, मुझे लग रहा है कि सबके साथ लगभग टाई अप है। अच्छा। और जितने भी ये मुश्किल काम होता है वो हम ही लोग करते हैं। जी जी। और खास करके दुर्गम क्षेत्रों में डिलीवर करने का काम आप लोग कर रहे हैं। हाँ, और एक जो धारणा है कि अब तो डिलीवरी का काम बहुत कम हो गया होगा। हाँ। तो ये ई-कॉमर्स के दौर में तो ऑनलाइन आप ऑर्डर करते हैं, लेकिन उसकी सप्लाई तो उसी नेटवर्क से होगा। अच्छा जी। तो उसके लिए तो फिजिकल अपीयरेंस जरूरी है, और फिजिकल अपीयरेंस में डाक विभाग का तो कोई कंपैरिजन है नहीं, कोई तुलना है नहीं और न हो सकता है। जी बिल्कुल। सर, आखिर में एक सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि डाक विभाग के समक्ष अभी क्या कुछ चुनौतियां हैं जिसको लेकर के वो लगातार काम कर रही? हर संस्था के सामने कुछ न कुछ तो चुनौतियां होती है। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। हमारे हजारों बिल्डिंग हैं, बहुत पुराने बने हुए हैं, तो यदि बहुत बड़े पैमाने पर उन पर निवेश हो तो उसका शक्ल सूरत बदल सकता है। या हेरिटेज बिल्डिंग जो है, बहुत उसको मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है, बड़े उसके सख्त नियम कानून होते हैं। उसी तरह से बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स का भी नेटवर्क है, तो उसको तो हालांकि वेतन भत्ते और पेंशन तो हम दे ही रहे हैं, सब कुछ है। तो इसको यदि और इसका विस्तार किया जाए तो और सर्विसेज सुधरेंगी। तो बहुत बड़े पैमाने पर वित्तीय निवेश की आवश्यकता है, और चूंकि बहुत बड़ा नेटवर्क है तो इसमें उस तरह के मैनेजमेंट की भी आवश्यकता है। और टेक्निकल अपग्रेडेशन की भी निरंतर आवश्यकता है। तो ये सारी चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार की नज़र तो है ही इस संस्था के ऊपर, और सरकार का जो सामर्थ्य है, सरकार को तो और कई कार्य का निर्वहन करना होता है, तो जितना संभव है सरकार के द्वारा किया ही जा रहा है। जी। तो इस तरह की कई चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों से निजात ढूंढने के लिए विभाग अग्रसर है। हाँ। सरकार अग्रसर है, और निरंतर नई योजनाओं को और सेवाओं को जोड़ने की कोशिश तो लगातार कर ही रहा है डाक विभाग। हाँ, जिससे कि हमारा इनकम भी बढ़े। राइट। हाँ हाँ हाँ, जिससे आमदनी बढ़ सके। बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक आखिर में एक संदेश क्या आप देना चाहते हैं? यही कि विभाग आपकी सेवा के लिए उपलब्ध है, और यदि कोई दिक्कत हो तो सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध है जहां शिकायत दर्ज कर सकते हैं जी। और विभाग जिस उद्देश्य से बैठा हुआ है उसका इस्तेमाल किया जाए, और यदि कुछ सुझाव है तो वो भी अधिकारियों को देना चाहिए लोगों को, ताकि हम अपने आप में सुधार कर सकें, क्योंकि सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहेगी। बिल्कुल, ये आपने बहुत बड़ी बात कही है सर। और हम ये भी नहीं कर सकते हैं कि हमारी सेवा एकदम त्रुटि रहित हो सकती है, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क है, तो हम कितनों भी प्रयास कर सके, कुछ न कुछ तो त्रुटियां हो ही जाती हैं। तो यदि किसी को लग रहा है, किसी के संज्ञान में है, तो हमें हमारे संज्ञान में लाना चाहिए, अधिकारियों के संज्ञान में लाना चाहिए, सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने डाक विभाग के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी दी और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को आज के दिन दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हम बात कर रहे थे पवन कुमार जी से, जो डायरेक्टर हेडक्वार्टर बिहार पोस्टल सर्कल से जुड़े हुए हैं, और वो हमें डाक दिवस पर ये महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा कर रहे थे। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगले सुबह
हम बिहार बिहान लेकर फिर से आने वाले हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।